बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले और उसके बाद 2 दिन पहले और उससे पहले भी ये बार बार स्टेटमेंट दिया है कि ईरान से वो यूरेनियम ले लेंगे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले ये दावा भी किया कि ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर राज़ी हो गया। ये दावा सुन के मैं भी हैरान हो गया था और समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स इतनी गैर जिम्मेदारी वाली बात कैसे कर सकता है। तो मुझे लगा कि शायद वाकई ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका को देने पर राज़ी हो गया। कुछ बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है तो ऐसा हो जाएगा। इंटरनेशनली ये खबर छप गई थी, लेकिन बाद में ईरान की जानिब से चिट्टा इनकार आ गया। ईरान ने कहा जी हम तो नहीं करते, हम यूरेनियम तो नहीं देंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी, कोई और सोल्यूशन है, कोई और तरीक़ाकार है, उसके तहत वो यूरेनियम रहेगी ईरान में, लेकिन निगरानी में रहेगी और वो कुछ और मामला हो जाएगा। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तो नहीं, लेकिन उसके साथियों ने, उसके करीबी लोगों ने मीडिया में ये चलवा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन में एक नया स्टेटमेंट दे दिया। नए स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक ऑपरेशन हुआ था मिडनाइट हैमर। ये ऑपरेशन पिछले साल ईरान के खिलाफ किया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से। ये जून 2025 की बात है। तो वो जो ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद ये दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने कि अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। और उन्होंने कहा था कि हमने ईरान का सारा एटमी मवाद और उसकी तनसीबात तबाह कर दी हैं और हमने लाखों टन मलबे के नीचे उसे ज़मीन के अंदर दबा दिया है और अब हम सैटेलाइट से निगरानी कर रहे हैं, वो कभी भी वो नहीं निकाल पाएंगे और कभी भी एटम बम नहीं बना पाएंगे। ये दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और इसराइल की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से। लेकिन जब दोबारा जंग शुरू की गई तो ये कहा गया नहीं जी, वो ईरान एटम बम बनाने वाला है, अगर हम उसके ऊपर हमला ना करते तो चंद हफ्तों में वो एटमी धमाका कर देता। बल्कि नेतन्याहू ने तो चंद दिनों तक की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि ईरान एटमी तजर्बा करने वाला था, इसलिए हमें हमला करना पड़ा। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अपना स्टेटमेंट बदल दिया। उसने कहा कि गुज़िश्ता साल मैंने जो अटैक किया था मिडनाइट हैमर, उसमें सुरंगों के नीचे यूरेनियम दब गई थी और अब उसे निकालना एक बड़ा तवील और एहतियात का और एक लंबा काम है, बड़ा मुश्किल काम है उस यूरेनियम को निकालना। यानी डोनाल्ड ट्रंप, एक आपने कहानी सुनी होगी, वो लोमड़ी छलांग मारती है अंगूरों के गुच्छे पे, वो उसके हाथ नहीं आते, फिर वो भाग कर आती है, जोर से छलांग मारती है, फिर वो उसके हाथ नहीं आते, फिर वो कोशिश करती है, उसके मुंह में पानी आ रहा होता है कि मैं ये अंगूरों के गुच्छे किसी तरह उतार लूं। लेकिन जब काफ़ी कोशिश के बाद भी लोमड़ी वो गुच्छे नहीं उतार सकती तो आखिर में वो लोमड़ी कहती है कि अंगूर ही खट्टे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो यूरेनियम दब गई ज़मीन के अंदर। तो फिर पहला सवाल डोनाल्ड ट्रंप से ये होगा कि अगर यूरेनियम मौजूद नहीं थी तो आपने इतनी बड़ी जंग शुरू क्यों की? इसी यूरेनियम के लिए तो आप लड़े थे। आपने तो कहा था कि एटमी हमला होने वाला है या एटमी धमाका होने वाला है या तजर्बा होने वाला है, तो इसलिए हमने जंग शुरू की। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेस सेविंग लेने के लिए ये कह रहे हैं कि जनाब वो यूरेनियम तो ज़मीन के बहुत नीचे दब गई है, लिहाजा उस यूरेनियम को निकाला नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। 22 तारीख तक की जो डेडलाइन है सीज फायर की, जो पाकिस्तान के वजीर आज़म को एक ट्वीट भेजा गया, उन्होंने उससे कॉपी पेस्ट किया। वो 2 हफ्ते अब पूरे हो रहे हैं। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि सीज फायर की डेडलाइन ख़त्म होगी तो इसराइल भी हमला कर सकता है, ईरान भी कर सकता है और अमेरिका भी कर सकता है, जैसे कि पहले उनकी लड़ाई चल रही थी। क्या इस सीज फायर में तोसी होगी? तो इसका इम्कान इस बात पे है कि फरीकैन मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जेडी वेंस जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से इंतजार कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का, कि तेहरान की जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले कि हम भी आ रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए, आप भी आ जाए। तो जेडी वेंस तैयारे में बैठ के पहुंच जाए पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू हो जाए। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है, ईरान से भी मुलाकात की है, बाकी ममालिक से भी मुलाकात की है, अमेरिका से भी दरख्वास्त की है और बार बार अमेरिका को यह कहा है कि आप लचक दिखाएं। लेकिन अगर अमेरिका लचक दिखाता है तो फेस सेविंग नहीं मिलती। ये बड़ा इशू है अमेरिका के लिए। एक इशू अरब ममालिक के लिए भी बना हुआ है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन ईरान ने अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आप अगर देखें गुज़िश्ता 5 दिनों के स्टेटमेंट,
तो डोनाल्ड ट्रंप का हर रोज स्टेटमेंट आता है कि मुज़ाकरात होने वाले हैं, जंग खत्म होने वाली है, मुज़ाकरात होने वाले हैं, हम बड़ी अच्छी डील करने वाले हैं, हम बुरी डील नहीं करेंगे, ईरानी बड़े अच्छे लोग हैं, ईरानी बहुत बुरे लोग हैं, ईरानियों को हम मारेंगे, हम धमाके करेंगे, नहीं तो मुज़ाकरात कर दें, नहीं तो पूरा मुल्क मैं तबाह कर दूंगा, नहीं तो मुज़ाकरात कर दें, मुज़ाकरात होने वाले हैं, मेरी टीम रेडी है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप हर थोड़ी देर के बाद कहते हैं। एक ऐसा घंटा भी गुजरा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 47 पोस्टें कर दी अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे। ये तो ऐसा लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा था अमरीकी सदर। दुनिया के किसी सरबराह मुमलिकत ने इस तरीके से ट्वीट नहीं किए। ये नहायत गैर संजीदा और फ्रस्ट्रेशन वाला मामला था। देखिए, मुज़ाकरात के लिए अमेरिका डेस्परेट है। ईरान ने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, बल्कि हम सब ये जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि अभी मुज़ाकरात में जो ताख़ीर हो रही है वो ईरान की वजह से हो रही है, अमेरिका की वजह से नहीं हो रही। ईरान तो पाकिस्तान के साथ वाला मुल्क है, वो 1-2 घंटे में आ जाएंगे पाकिस्तान में। असल मसला जो है वो अमेरिका का है। उनका तो बड़ा लंबा सफर है, लेकिन वो आने के लिए तैयार है और ईरानी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे मुज़ाकरात के लिए या आगे बढ़ने के लिए। एक चीज़ और है कि ईरान अपने मुतालबात में मुस्तकिल है। यानी पहले दिन ईरान ने जो मुतालबात किए वो आज भी वही मुतालबात हैं कि आप नए हुर्मुज़ को हम नए तरीके से कंट्रोल करेंगे, हमारे ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, हमारा हक हमें वापस दिया जाए, जो उनके असासे हैं उनको वापस दिए जाए, हमारे नुकसानात का अदाला किया जाए और आइंदा इस बात की एक पक्की गारंटी दी जाए कि दोबारा ईरान के साथ जंग शुरू नहीं की जाएगी। वो जो मुतालबात ईरान के पहले दिन से हैं लगभग वही मुतालबात अभी भी हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के मुतालबात तब्दील होते रहते हैं क्योंकि उन्हें फेस सेविंग नहीं मिल रही। कभी वो बड़े सख्त मुतालबात करते हैं, कभी उनके मुतालबात बड़े नरम हो जाते हैं, लेकिन जब तनकीद होती है तो दोबारा सख्त मुतालबात पे आ जाते हैं। तो उनके मामलात ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक चीज़ नादरीन आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में 2 अहम फरीकैन हैं, एक अमेरिका और दूसरा ईरान। लेकिन एक बात अपने जहन में हम सबको रखनी है कि इसमें कुछ और भी स्टेक होल्डर्स हैं जो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इसराइल बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और दूसरे अरब ममालिक एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। ये हम सब जानते हैं, खुलकर इसके ऊपर बात नहीं होती, ख़ासतौर पे जिस खित्ते में हम रहते हैं वहाँ तो नहीं होती, कि अरब ममालिक और ईरान के बीच में एक चपकलिश चल रही है और ये कई दहाइयों पर मबनी है। ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि अरब्स अपने लिए ख़तरा समझते हैं ईरान को। ये एक शिया सुन्नी डिवाइड भी है जो बहुत पुरानी मौजूद है, हम सब इसे जानते हैं, कोई ढकी छुपी चीज़ ये नहीं है। अब मामला ये है कि ये जो अरब ममालिक हैं इनका क्या बनेगा। देखिए, अरब ममालिक के 3 बड़े कंसर्न हो सकते हैं इस सारी लड़ाई में। इसराइल के भी इसी किस्म के कंसर्न हो सकते हैं। ईरान अगर एक एटमी कुव्वत बन भी जाता है तो क्या वो किसी अरब मुल्क के ऊपर एटम बम मारेगा? कभी नहीं मारेगा। तो कभी किसी मुसलमान मुल्क पे एटम बम नहीं मार पाएगा। ये बात अरब ममालिक जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ईरान अगर कभी एटमी मुल्क बना तो इससे सबसे बड़ा खतरा इसराइल को रहेगा। यह सबको पता है कि इसराइल ही खतरे में रहेगा अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो। जैसे पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो खतरा इंडिया के लिए था। इसराइल तक तो हमारे मिसाइल अभी नहीं जाते, लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इसराइल को यह लगता था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया तो इसराइल के लिए भी एक खतरा है। ईरान एटमी कुव्वत बना तो मुसलमान मुल्कों को ऐसा खतरा नहीं होगा। तो उनका मसला क्या है या इसराइल के बाकी प्रॉब्लम्स क्या है? ये 3 ऐसी चीजें हैं जो मुज़ाकरात में डिस्कस नहीं हो रही। यानी वो कंसर्न जो अरब ममालिक के और इसराइल के हैं वो मुज़ाकरात में डिस्कस क्यों नहीं हो रहे? उनमें सबसे पहले ये है कि मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम, यानी अरब ममालिक ईरान को ताकतवर नहीं देखना चाहते, इसराइल भी ईरान को ताकतवर नहीं देखना चाहता। तो इसराइल का जो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से उसने अभी तहबाला कर दिया पूरे रीजन के अंदर अमरीकी हथियारों को, वो खतरा है इनके लिए, खित्ते में मौजूद ममालिक के लिए। तो उनकी एक ज़रूरत है कि इसराइल का जो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है उसका खात्मा हो जाए। दूसरा, वो ईरान के अंदर एक रजीम तब्दील करना चाहते थे। वो ईरान में एक ऐसी हुकूमत चाहते थे जो खामनाई से आज़ाद हो, या वो जो एक मजहबी हुकूमत ईरान में बनी हुई है जिसको इंतहा पसंद हुकूमत कहते हैं, अरब ममालिक और इसराइल ये चाहते थे वहां पर रजीम तब्दील हो जाए। तीसरा, ईरान कुछ प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है अरब ममालिक और इसराइल के मुताबिक, जिनमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हौसी है
और दीगर कुछ ग्रुप हैं जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है इस रीजन में। अरब ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान वो सपोर्ट भी ख़त्म कर दे और वो सपोर्ट ना कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ईरान में एक नई हुकूमत बन जाए, ये प्रॉक्सीज की सपोर्ट बंद हो जाए और ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम मजीद महदूद हो जाए या ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें तो टेबल पे ही नहीं है। टेबल पे तो मेन चीज़ें दो हैं अमेरिका की जानिब से। एक आपने हुर्मुज़ इसको खोल दो, वो तो पहले ही खुली थी, तो फिर बंद क्यों करवाई थी? लड़ाई करके बंद करवा दी, अब कह रहे हैं खोलो। और ईरान ने थोड़े दिन पहले जब खोली तो अमेरिका ने मुहासरा करके दोबारा बंद करवा दी। और दूसरा यूरेनियम या एटमी कुव्वत बनने का मामला है, उस पर ईरान यकीन दहानियां करवा सकता है। तो अब अरब ममालिक और इसराइल के लिए अगर ये मुज़ाकरात होते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए इसमें क्या है, ये एक बड़ा सवाल उनके साथ रहेगा। नेटो से ज़्यादा अरब ममालिक ने हमारे साथ ताउन किया, वो बहुत अच्छा लड़े हैं, ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अरब ममालिक बार बार कहते हैं कि हम किसी लड़ाई के अंदर शामिल नहीं थे, हमने ये लड़ाई लड़ी नहीं, जबकि अमेरिका बार बार कहता है कि शाबाश देता हूं मैं अरब ममालिक को, वो हमारे साथ बहुत अच्छा लड़े हैं गल्फ ममालिक। और ईरान कहता है, देखो ईरान को वहां से जवाब मिल जाता है ना हमले का। ईरान कहता है देखो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि अरब ममालिक हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए हैं। अब अरबों का मसला यह है कि आपने हुर्मुज़ खुली रहे और पुराने तरीके से खुली रहे। ईरान जो है उसको एक नई कंडीशन के तहत खोलना चाहता है। अमेरिका कभी कभी उसके ऊपर आमादगी भी जाहिर कर देता है। तो इस लड़ाई का बेनिफिशियरी कोई भी अरब मुल्क नहीं बन पाया। क्या इसराइल इस लड़ाई का बेनिफिशियरी है? नहीं, वो भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूरोप में जो ममालिक कुछ हद तक इसराइल को सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट भी इसराइल के हाथ से चली गई। और अगर इस लड़ाई का सबसे बड़ा लूजर देखा जाए, जिसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रिपब्लिकन गवर्नमेंट है अमेरिका में। उनके खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल इतना ज्यादा हो गया कि आज 63% अमरीकी नए सर्वे के मुताबिक उनके खिलाफ है। ईरान ने बड़ी रेजिलियंस शो की है। ईरान ने अपने कमर्शियल एयरपोर्ट बड़ी कम मुद्दत के अंदर 2 हफ्ते के अंदर दोबारा मुरम्मत करके खोल लिए हैं। ईरान ने कहा था कि हम अपने एयरपोर्ट, अपनी सड़कें, अपने प्लांट्स हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन अमेरिका अपना मुकाम दोबारा बहाल नहीं कर सकेगा। इसकी चौधराहट वापस नहीं आएगी जो हमने इसके साथ कर दिया है। और यही दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जो कल जहाज पकड़ा था ईरान का, अमेरिकन ने एक जहाज पे कब्जा किया था ना, ये रिपोर्ट भी हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसके अंदर कुछ ऐसा सामान था जो अच्छा नहीं था और वो सामान चीन ने तोहफे के तौर पे दिया था। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि उसके अंदर क्या था, कोई फ्यूल था, कुछ और चीज़ थी, कुछ हथियारों में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ थी या इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ थी। ये बताया नहीं अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि मैं ये समझता था कि प्रेसिडेंट शी के साथ हमारे मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारी समझबूझ एक जैसी है। तो मायूसी का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि उस जहाज में कोई अच्छी चीज़ें हमें नहीं मिली। एक और ऑयल टैंकर पकड़ लिया एशिया पैसिफिक में अमेरिका ने, ईरान का। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मामूल बन रही हैं। इसके रद्देमल में ईरान मजीद सख्ती करेगा आपने हुर्मुज़ में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हौसी बागी बाबे मंदब को बंद कर दें। तो फिर पूरा रीजन जो है वो बैठ के सोचता रहेगा कि अब ये इलाके कुलवाने कैसे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप जितना मर्जी ताकतवर अटैक करें, आपने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पर अगर अमेरिका के साथ मजीद ममालिक भी मिलकर आ जाएं तो वो ईरान से नहीं खुलवा सकते। वहां पे वाकयात होते रहेंगे, जहाज हमेशा खतरे में मौजूद रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर पूरा का पूरा ईरान फतह कर लिया जाए, वहां के सारे लोगों को यरगमाल बना लिया जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। ये आज तक इराक में नहीं हो सका, ये आज तक शाम में नहीं हो सका, अफगानिस्तान में नहीं हो सका, तो ईरान में कैसे होगा? ये मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनें आज क्योंकि मंगल का दिन था, एक मरतबा फिर गई इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल, और आज वो तकरीबन तनहा थी। बहुत थोड़े से लोग उनके साथ थे, बहुत थोड़े। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की बहनों को, उनकी फैमिली को तनहा कर दिया गया। इमरान खान साहब पहले ही कहते तन्हाई में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इमरान खान साहब की बहनों पर तनकीद करते हुए उनको मजीद तन्हाई का शिकार कर दिया। इमरान खान की बहन से जब सवाल पूछा गया कि सुहेल अफरीदी के कारकुन कहते हैं कि लायामल दो, सुहेल अफरीदी कहते हैं कि इख्तियार मेरे पास नहीं है, आप किसकी तरफ देख रही हैं? उन्होंने कहा हम बहनें अपनी तरफ ही देख रही हैं। हम पार्टी से दबाव बढ़ाने का कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रेशर डालें, तो ये गुस्सा कर जाते हैं। हमें कहते हैं कि आप मुदाखलत कर रही हैं। हम इनसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ दबाव डालने का ही तो कह रहे हैं।
हम बहनें आती रहेंगी, हम पर हर किस्म का तशद्दुद इस्तेमाल कर लिया। हमने तो तहरीके इंसाफ की तंजीमी ओहदेदारान को यहाँ बुलाया हुआ है कि हमारी मदद करें। वर्कर्स को तो पकड़ कर ले जाते हैं यहाँ से जब वो आते हैं। अलीमा खानम ने जलसे के बारे में भी कहा कि जलसा आप मनसूख कर रहे थे तो कम से कम इमरान खान का अस्पताल में इलाज ही करवा लेते। हुकूमत के ऊपर दबाव था, वो ये चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में अच्छा इमेज जाए, तो बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है अच्छा इमेज जाता, लेकिन कम से कम इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवा लेते इस दबाव के जरिए से। तो हम अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? क्योंकि वो इमरान खान की पार्टी है और ये लोग इमरान खान का नाम लेकर वोट लेकर इक्तदार में आए हुए हैं, और हर वोट देने वाले को हक है कि वो सवाल उठाए, तो हम भी सवाल उठाते हैं। ये हालात हैं इस वक्त अडियाला के बाहर। मैंने आज मनाज़िर देखे तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने अमली तौर पे कुछ और फैसला किया है। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है। हो सकता है कोई चीज़ उनके पास ऐसी है जिसके बारे में अभी मीडिया को नहीं बताया गया, या कम से कम इमरान खान की बहनों को नहीं पता। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर लॉन्च किया गया है और नवाज शरीफ साहब कौम की खिदमत करने के लिए मैदान में आ गए। मियाँ साहब ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए और ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में हम इलेक्शन जीतेंगे और अपनी कारकर्दगी भी जीतेंगे। कारकर्दगी इनकी पूरी कौम के सामने है। अवाम का हेल्थ कार्ड बंद करके इन्होंने अवाम को एड्स का तोहफा दे दिया है। पंजाब में एड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जाली पुलिस मुकाबले अरूज पे है। कोई नया तरक्याती प्रोजेक्ट बड़ा इन्होंने नहीं बनाया। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही के मंसूबों के ऊपर दोबारा तख्तियां लगा रहे हैं। जो इमरान खान ने किया उसमें से आधे काम इन्होंने बंद कर दिए हैं। बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे सारे बंद हैं। और पाकिस्तान रोजाना के हिसाब से, मैं पिछले 2 साल की कहानी आपको सुना रहा हूं, पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने रोजाना के हिसाब से 21 अरब रुपए का कर्जा लिया है। हर घंटे पाकिस्तान तकरीबन 1 अरब रुपया कर्जा ले रहा है। हर घंटे 1 अरब रुपया, 100 करोड़ हर घंटे हम ले रहे हैं। ये 21 अरब रुपए रोजाना कहां खर्च हुए? क्या पाकिस्तान में कोई डैम बना? क्या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी मोटरवे नहीं बनी? क्या पाकिस्तान में नए तालीमी इदारे बने? क्या पाकिस्तान में नए अस्पताल, यूनिवर्सिटी, खेलों के मैदान बने? क्या पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें बनी? क्या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई? क्या पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया, बहुत आगे चला गया आईटी के शोबे में, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे, किसी एक चीज में पाकिस्तान आगे गया हो तो बताएं। ये 21 अरब रुपया रोजाना कर्जा लेते हैं। ये किसकी जेबों में जा रहा है पैसा और कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, इसका हिसाब जब इनसे मांगो तो ये कहते हैं आप गद्दार हैं और गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कर्जा इन्होंने पिछले 2 साल में लिया है और जो तरक्याती मंसूबे थे उनकी रिकॉर्ड बंदिश भी हुई है। यानी कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा ये हुकूमत इस वक्त नहीं चला रही। मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इससे पहले कि नवाज शरीफ वाकई खिदमत करने के लिए मैदान में आ जाएं, आप उनके आगे हाथ जोड़ लें, उनकी मिन्नत कर लें। मियाँ साहब को कहें मियाँ साहब अल्लाह का वास्ता और खिदमत ना कीजिएगा। मियाँ साहब की खिदमत की सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने रखूंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। छोटी छोटी 2 मिसालें, LNG टर्मिनल और IPPs, यानी गैस आए या ना आए, आपने हर महीने $15 मिलियन देने हैं टर्मिनल्स को। यह मियाँ साहब का कैपेसिटी पेमेंट वाला एक मुआहदा। आज कतर में गैस नहीं दे रहा, लेकिन हम LNG टर्मिनल को $15 मिलियन दे रहे हैं हर महीने। LNG पैसा हम दे रहे हैं, हमारे पास गैस नहीं है और अवाम की जेब कट रही है। यह मियां नवाज शरीफ ने किया। IPPs वो भी ऐसे ही है, बिजली आए या ना आए आपको बिल देना पड़ेगा। यानी गैस ना आए फिर भी बिल देंगे, बिजली ना आए फिर भी बिल देंगे। वजह क्या है? मियां नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबे। 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है और यूनिट की कीमत भी 4 गुना बढ़ा दी है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है। ये खिदमत नवाज शरीफ ने की पाकिस्तानियों की। मियाँ साहब के आगे पूरे पाकिस्तान को हाथ जोड़ने चाहिए। मियाँ साहब बड़ी मेहरबानी, हमें और खिदमत नहीं करवानी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी कौम की ऐसी तैसी फेर दी, आप जाके घर बैठे हैं सर, बड़ी मेहरबानी। जिस तरह के आपने मंसूबे लगाए हैं, ये मंसूबे अगर आप ना लगाते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाता। अगर हम अपने वसाइल पे भरोसा करते, हम पानी से बिजली बनाते, हम बाकी जो सोर्सेज हैं उनसे हम बिजली बनाते और IPPs के चक्कर में, इतनी बड़ी बड़ी कमीशनों के चक्कर में हम ना पड़ते जो शहबाज शरीफ का बेटा तक लेता है, तो आज पाकिस्तान शायद आगे निकल जाता।
लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी ज़ात को आगे रखा पाकिस्तान से। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।